हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है। मेरे ख्याल से आप लोग की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही तो टेंशन की कोई बात नहीं है। क्यों? मैंने जैसे आपसे पहले कहा था, मैं HCV बुक के सोल्यूशन पोस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। एक टॉपिक मैंने पोस्ट भी कर दिया है, ठीक है। आप उसको जाके देख सकते हैं HCV सोल्यूशन की प्लेलिस्ट में। अभी मैं ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 पोस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पोस्ट करूंगा। तो इसी सीरीज में आज मैं चौथे चैप्टर का सोल्यूशन लेके आया हूँ। चौथा चैप्टर कौन है? फोर्थ चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। क्या है? जब नील बोर और हेजनबर्ग हाथ मिलाते हैं तो किस टाइप का वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं? उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, पहली बार अगर आए हो तो, और बेल आइकन भी दबा लेना। बार बार आ रहे हो, अच्छा लग रहा है, पढ़ के मज़ा आ रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों में वायरल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो लिंक्स मैंने देखो शेयर कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं। तो खैर, अभी जो ये क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब हेजनबर्ग और बोर शेक हैंड करेंगे तो किस टाइप का फोर्स लगाएंगे? देखो, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में लगता है नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से लगता है। तो वहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स की कोई बात नहीं होगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब रेडियो डिके हो रहा होता है, तब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब लगता है। न्यूक्लियर फोर्स कब लगता है? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल के इंटरेक्शन में लगता है। उसके बाहर तो बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ये फोर्स लगेगा। क्यों? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस के बीच में लगते हैं और ये बहुत वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो हैंड शेक करते समय जो फोर्स लगता है वो ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये आपके सामने आ गया, देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है। क्वेश्चन क्या है? लेट E, G एंड N रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ गिवन सेपरेशन, देन। तो इनमें से बड़ा कौन होगा? पहले बच्चे कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स कहाँ गया? जहां न्यूक्लियर फोर्स होगा वही आंसर होगा। लो, लगा दिया पहला आंसर, सही हो गया पहला आंसर। नहीं, गलत हो गया पहला आंसर। क्यों? न्यूक्लियर ही तो सबसे स्ट्रांग होता है। हाँ, हमने मना नहीं किया है, लेकिन हमने हाँ भी नहीं कहा है। क्यों? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग होता है, मतलब इस रेंज में स्ट्रांग होता है, इस रेंज में स्ट्रांग होता है। इसके बाहर इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स से भी कम हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाता है। अब इन्होंने क्या बोला है? दो इलेक्ट्रॉन किसी सेपरेशन पर रखे हैं, तो ऑब्वियस है इतने सेपरेशन पर तो नहीं होंगे, नहीं तो बोलते। तो नॉर्मली दो इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा सेपरेशन पे होंगे। ये तो न्यूक्लियस के अंदर का सेपरेशन हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर की बात हो गई। तो यहां पे कौन स्ट्रांग होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रांग होगा। फिर ऑब्वियस है ग्रेविटेशन स्ट्रांग होगा, उससे भी कमजोर हो जाता है हमारा न्यूक्लियर। ये आंसर सही होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, केवल न्यूक्लियस के अंदर ही भौकाली होता है, ठीक है। अपने घर का ही शहर है, बाहर बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अंदर तो इतना स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कोई औकात नहीं रखता। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर डी होगा। ज़्यादातर बच्चे इसको ए ऑप्शन टिक करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। कब होगा? ओनली इफ ऑल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अगर देखो मैं ये बोलूं पॉजिटिव चार्ज है, ये बोलूं पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा। तो क्या नेगेटिव में ऐसा नहीं होगा क्या? अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, तब भी इनमें रिपल्शन लगेगा, तब भी तो जीरो होंगे। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, और क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओनली इफ कट्टम पिट्टी करो, सारे नेगेटिव हो या सारे पॉजिटिव हो, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, तो गलती से मिसप्रिंट हो गया, इसको पॉजिटिवली लिखा है, इसको आप नेगेटिवली लिख दो, है ना, नेगेटिव होगा।
टाइपिंग एरर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली हाफ ऑफ पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज, हाफ ऑफ नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर तरफ इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा तब भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, तब भी कैंसिल कर देंगे, तो ओनली गलत है। चार्ज का कोई लफड़ा ही नहीं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हो तब भी, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब भी, इसका मतलब डी आंसर हमारा सही होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कुछ इसमें खास बात थी नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन जब कुछ कुछ बच्चे इसमें पहली बार करते हैं तो गलत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गलत करने में जो मजा है वो सही में मजा नहीं है ना। ए 60 kg मैन पुशेस अ 40 kg मैन विद 60 न्यूटन फोर्स। तो 40 kg कितने से पुश करेगा, तो लोग सोचेंगे 60, अगर 60 से पुश करता है तो 40 वाला 40 से करेगा, क्यों, बस 60 वाला भौकाल 60 से कर रहा है, 60 वाला अगर 60 से कर रहा है तो 40 वाला 40 से करेगा, ऐसा नहीं है। अगर दो आदमी है, जैसे एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, ठीक है, ये इसको पुश कर रहा है इधर तरफ, तो ये इसको पुश करेगा इधर तरफ, और ये क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे तो ये अगर इसको 60 से इधर की तरफ पुश कर रहा होगा तो ये इसको 60 से इधर पुश करेगा, इसके मास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अलग बात इनकी एक्सेलरेशंस डिफरेंट हो जाएंगे अगर होंगे एक्सेलरेशन तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर होगा, 40 नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं है, जीरो का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, 20 पता नहीं कहाँ से आया, समझ में आया। तो ये आंसर होगा इसका 60। और ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन, कम क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी था जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पर, और एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि मैं अभी इसकी वीडियो सोल्यूशन पोस्ट करूँगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, तो आप इस चैनल पे बने रहो, इस चैनल को देखते रहो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहो। कोई डाउट है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ यहाँ फ्री मिलेगा, मस्त मिलेगा, क्योंकि सब पढ़ेंगे हम, सब पढ़ेंगे, सब सीखेंगे, सब फ्री में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कभी भी कोई पैसे लेके कोई पढ़ाई नहीं होगी जब तक ये चैनल है, और चैनल कब तक है, जब तक मैं हूँ, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, जो भी डाउट हो फटाफट भेजो और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो, पढ़ते रहो। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, आइए देखते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे किस टाइप का फोर्स एक्सर्ट करता है। देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान लो न्यूक्लियस के अंदर है भाई, तो इनके मास तो होंगे कुछ, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कमजोर होगा, हमने ये नहीं कहा बहुत भयानक होगा, कमजोर होगा लेकिन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होना जरूरी है, और न्यूट्रॉन बेचार्ज है मतलब न्यूट्रल है, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स बहुत अच्छी बात है, वो तो होगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का प्रोग्राम है, होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, तब लगता है, और वो तब लगता है जब रेडियोएक्टिव डिके होता है। यहाँ ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। अब तो कहोगे यार एक ही जैसा क्वेश्चन लगाओ, ए और सी निकलो, नहीं। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में पहले ग्रेविटेशन लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन भी होगा, और न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में नहीं लग रहा था, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी नहीं लगता है, जो कि यहाँ लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन में भी गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन अभी हम पीछे का क्वेश्चन करके आए हैं, तो अब तुम लोग से गलती नहीं होगी, मुझे पक्का पता है, इतना मुझे 100% विश्वास है। देखो आओ देखते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज, शब्दों पे ध्यान दिया करिए जब कभी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो। ऑलवेज, मे बी, मस्ट बी, इन सब शब्दों में बहुत रहस्य छुपा होता है, इनको ध्यान देने की जरूरत होती है। ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, कहाँ ऑलवेज होता है, न्यूक्लियर फोर्स तो अपने घर का शेर होता है, घर के अंदर बहुत भयानक होता है, उसके बाद इसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाती है, ये गलत होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ही भयानक होता है। क्यों, अगर आर सेपरेशन पे दो चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Q1 Q2, और ये K लिखा जाएगा बाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या लिखा जाएगा, G लिखा जाएगा, और यहाँ पे M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये G की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है,
के कंपैरिजन में, और इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बेकार होता है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब बोलोगे चार्ज मास का, मास तो तुम जानते हो प्रोटॉन में कितना कम होता है, ठीक है। तो ये जी और के और एम और क्यू का प्रोडक्ट जो है हमेशा इस रिलेशन में स्टेब्लिश रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन मे बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम। बिल्कुल सत्य वचन है। न्यूक्लियस के अंदर देखो तो हमारा जो रहेगा न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू, और यही बात जो ऊपर लगाई है वही बात यहां लगेगी, तो आंसर बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻15 में न्यूक्लियर फोर्स भयानक होता है, उसके बाहर 10⁻14 या मतलब 10⁻15 के बाहर जो भी बात करी जाए तो आप बोलेंगे क्या स्ट्रांग रहता है? हमारा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर फोर्स को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ ऑल मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हो गए तब क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया पूरा ब्रह्मांड तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स शून्य हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है या रिलेटिव मोशन होता है, तो उनके सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। चार्ज नहीं, फोर्स नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब स्प्रिंग में जो टेंशन होता है जब खींचते हैं तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्स जो आता है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्स जो होता है जो रिस्टोर करने की कोशिश करता है स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को, वो होता है टेंशन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। चेयर पे जब बैठते हो तो चेयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो अर्थ के बीच में लगता है। लोग सोचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं। जब चेयर पे तुम बैठते हो, तुम्हारे हिप्स और चेयर के बीच में जो लगता है, उनके सरफेसेस के बीच में जो लगता है, वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स होता है, वो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स होता है। और वो तभी पॉसिबल है जब चार्ज होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो ये भी आंसर सही होगा। अब अर्थ और सन के बीच में क्या होता है? अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस वजह से वो उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 8, 9, 10 के बच्चों के लिए अच्छा है, बाकी 11th वाले समझदार हो जाते हैं तो उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मे बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड बाई क्लासिकल फिजिक्स। पढ़ने के हिसाब से फिजिक्स को हमने 4 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है, 4 टुकड़ों में बांटा है। क्लासिकल फिजिक्स जिसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल ठीक ठीक होती है, लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, और साइज भी ठीक ठीक होता है, ये क्लासिकल फिजिक्स में आता है। रिलेटिविटी में क्या होता है? रिलेटिविटी में क्या होता है? स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, साइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में साइज बहुत छोटा हो जाता है, एटॉमिक लेवल में चले जाते हैं, एटम्स वगैरह डिस्कस करना शुरू कर देते हैं हम। फिर आता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी में साइज भी खूब भयानक छोटा हो जाता है और स्पीड भी लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाती है, तो होता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्लासिकल फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है? हमारे आसपास के वातावरण को डिस्कस करते हैं, बॉल को, डस्ट को, तुम्हारे हमारे मोशन को। हाइड्रोजन एटम, सेटम नहीं एटम होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हमने सही कर दिया। तो हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा? ये क्वांटम मैकेनिक्स का चक्कर आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आता। न्यूट्रॉन चेंजिंग टू प्रोटॉन, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, ये सब बवाल इन सब में आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसमें नहीं है, तो ए और बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब भी हम लोग बड़ा फटाफट दे सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? द टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इन विच केस और केसेस द टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। आइए स्प्रिंग बनाते हैं, बढ़िया सुंदर सी ये स्प्रिंग बना दी। देखो सुंदर बनाने के चक्कर में गंदी बना दी मैंने, है तो सुंदर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। मेरी ड्राइंग बहुत ही वाहियात है,
ठीक है, घमंड नहीं लेकिन मुझे। तो अब क्या है, ये स्प्रिंग है, अगर मैं इसको और इसको सेम वेलोसिटी से चला दूं दोनों एंड को, तो कभी खींचेगी? कॉमन सेंस है, नहीं खींचेगी। तो एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी चला दूं, खींचेगी ही नहीं। बोथ एंड डिस्प्लेस टुवर्ड राइट या लेफ्ट, खींचेगी नहीं। अगर मान लो इसको थोड़ा तेज, इसको धीमे चलाओगे तब होगी, लेकिन उतना नहीं होगी। ठीक है, अगर इधर चला देते तब भी कुछ नहीं होता। ये बात समझ में आ गई होगी। द राइट एंड इज डिस्प्लेस टुवर्ड राइट। दूसरी स्प्रिंग बनाते हैं, अब कलर चेंज करते हैं, अब रेड कलर बनाते हैं। तो देखो ये स्प्रिंग है ऐसे, इसको राइट को राइट चलाओ, लेफ्ट को लेफ्ट चलाओ, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लगाओ, खींचेगी नहीं, और भयानक खींचेगी, ज़्यादा होगा। अब इसका उल्टा कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट, मतलब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दो, तब भी खूब खींचेगी। तो ए और डी आंसर सही हो जाएंगे, बी और सी आंसर गलत हो जाएंगे। बस आप इसको इमेजिन कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इजी क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन केवल रियल फोर्सेस के होते हैं, पहली बात तो ये जान लो, तफरी वाले फोर्सेस के नहीं होते, मतलब सूडो फोर्सेस के नहीं होते। एक्शन ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। जैसे मैं अभी चेयर पे बैठा हूं, तो मैं चेयर को पुश कर रहा हूं, चेयर मुझे पुश कर रहा है, ये वॉल है, अब मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं ऐसे, तो दीवार को मैं धक्का दे रहा हूं, दीवार मुझे धक्का दे रही है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ये। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। इक्वल और अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होता है। रिजल्टेंट जीरो होता है, दोनों का सम जीरो होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इनका सम जीरो आएगा, रिजल्टेंट जीरो आएगा, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बैलेंस नहीं करते हैं। अगर यहां बैलेंस वर्ड होता तो गलत होता, बैलेंस नहीं करते, क्योंकि बैलेंस दो फोर्स तभी कर सकते हैं जब एक ही बॉडी पर लगते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना है। अगली क्लास में मैं इसके अगले चैप्टर को लेके आऊँगा, बहुत जल्दी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। पहले मैं 11th 12th के ऑब्जेक्टिव कवर कर लूँगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। और एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ इरोडोव के सोल्यूशन की। कल या परसों से काइनेमेटिक्स के सोल्यूशन पोस्ट करना शुरू करूँगा, और 3 जुलाई 2021 को होगा हमारा जे एडवांस। उससे पहले पूरी इरोडोव, पूरी एससीवी सॉल्व कर देंगे आपके लिए, और बिल्कुल बढ़िया से आपकी तैयारी भयानक तरीके से करा देंगे। तब तक आप इस चैनल को देखते रहो, क्योंकि सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, मस्त रहेंगे और एंजॉय करेंगे।